Good morning, children, and welcome back in your civics class. And I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy, and studying at home. And also, I hope that you all are watching video. चिल्ड्रन, मैं आशा करती हूँ कि आप जो है वीडियो देख रहे होंगे और एग्ज़ाम के बाद जो है आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने फेडरलिज्म यानी संघवाद शुरू किया था और हमने संघवाद के इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले जो है वो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, या हम उसके शीर्षक के बारे में बता दें आपको कि हमने पिछले लेक्चर में जो है हमने आपको पिछले लेक्चर में भाषा नीति के बारे में इससे पहले हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था केंद्र राज्य संबंधित शीर्षक के बारे में हमने चर्चा की थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। बच्चों, इसमें हमने जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा कि एक से अधिक पार्टी का बहुत सारे समय से, बहुत पहले से समय से हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में एक ही सरकार, एक ही पार्टी का केंद्र सरकार बनती चली आ रही थी। एक ही पार्टी जो है वो सरकार का गठन कर रही थी और इस व्यवस्था जो है वो बहुत सालों तक चलती रही भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। लेकिन बाद में जो है बहुत सारी पार्टी जो है वो, जब बहुत सारी पार्टी जो है वो जब उसका फॉर्मेशन हुआ, जब उसका निर्माण हुआ, तो ऐसा हुआ जब आम चुनाव होते थे तो उसमें किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था तो वो पार्टी दूसरे पार्टी से जो है वो बहुमत लेती थी मेजॉरिटी साबित करने के लिए। और जब एक पार्टी दूसरे पार्टी से जुड़कर सरकार बनाती थी तो उसको गठबंधन की सरकार कहते थे। हमने इन सब पॉइंट्स के बारे में जो है पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था और हमने साथ साथ गठबंधन सरकार के बारे में पढ़ा कि हमने संविधान में भी जो है वो गठबंधन सरकार का ये संवैधानिक रूप से जो है वो गठबंधन सरकार की पद्धति जो थी, वो जो ये प्रणाली थी, वो कहीं ना कहीं सही साबित हुई भारत जैसे संघीय व्यवस्था वाले देश में। तो संघीय व्यवस्था शासन जो था, इसके ढांचे को बहुत और मजबूती मिली। इस तरह की प्रणाली का अनुसरण करने के बाद गठबंधन सरकार वाली जो नीति थी, जो प्रणाली थी, वो संघीय ढांचा को उसने मजबूत किया, क्योंकि इसमें हर पार्टी के लोग और हर व्यवसाय के लोग, हर वर्ग के लोगों को एक समान अवसर मिला और उनको भागीदारी का मौका मिला। तो हमने ये सारी चीज़ें बच्चों जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो है शीर्षक हमने शुरू किया था वो था आपका भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मीन्स आप इंग्लिश में कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में विकेंद्रीकरण। हमने विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ा। हमने ये शीर्षक हमने पिछले लेक्चर में ही शुरू किया था कि भारत में विकेंद्रीकरण का जो किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ विकेंद्र प्रकार। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने संघीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि संघीय सरकारें जो है दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकारें होती हैं, जैसे केंद्र सरकार, जैसे राज्य सरकार। लेकिन भारत जैसे व्यापक और बड़े देश में दो स्तर की सरकारों से काम नहीं चल रहा था या नहीं चलता। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो यूरोप के देशों से भी बड़े हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि भारत जैसे विशाल और व्यापक गणतंत्र देश में दो स्तर की सरकारों से कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था चलती, कैसे संघीय व्यवस्था किस प्रकार चल सकती थी। तो इसके लिए हमने जो है वो संघीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक ढांचे में, स्ट्रक्चर में तीसरे स्तर की सरकार की भी स्थापना की गई। उसकी भी भूमिका जो है वो बहुत अहम थी, वो थी आपकी स्थानीय सरकार या प्रांतीय सरकार की। तो ये तीसरे स्तर की जो सरकार थी वो उसका भी गठन हुआ ताकि जो है संघीय व्यवस्था, ये सत्ता का जो विकेंद्रीकरण, जो सत्ता की जो भागीदारी थी, जो सत्ता की साझेदारी थी संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाने में, वो और ज़्यादा मजबूत हो और सफल हो और सुचारू रूप से चल सके यहाँ की शासन व्यवस्था। हमने इस बारे में डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। और जब
अब ये सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर या उन लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तब उसको हम तब उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी जब राज्य या केंद्र सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तब इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जो है वो विकेंद्रीकरण कहते हैं। और ये विकेंद्रीकरण जो है वो स्थानीय स्तर पर जो है वो समस्याओं का निपटारा कराने में मददगार साबित थी, और ताकि समस्याओं का समाधान हो सके और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उनकी प्रॉब्लम्स हल हो सके। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो ये तीसरे स्तर की सरकार का गठन होने में कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था को एक मजबूती मिली। कह सकते हैं ना कि एक से भले दो से भले तीन। तो यही सिस्टम था कि केंद्र सरकार पहले एक ही पार्टी जो थी वो केंद्र सरकार में फॉर्मेशन कर रही थी, फिर गठबंधन सरकार का चलन हुआ, तो उससे जो है वो बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज और अवसर प्राप्त हुए। फिर हमने पढ़ा कि संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक सरकारें होती थी, उसमें सत्ता की साझेदारी या भागीदारी होती थी, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन भारत जैसे व्यापक और डेमोक्रेटिक और गणतंत्र देश में 2 स्तर की सरकारों से काम नहीं चला, तो हमने तीसरे स्तर की सरकार का गठन किया, जिसको स्थानीय या प्रांतीय सरकार कहते हैं। और ये स्थानीय प्रांतीय सरकार जो है, इनकी शक्तियाँ जो थी वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नहीं थी। तो इनमें नगर पालिका है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, पंचायती सिस्टम है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो पहले तो इसमें इनके अपने कुछ अधिकार नहीं थे, लेकिन बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसका संशोधन करके इनको इन तीसरे स्तर के स्थानीय प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिए गए और इनको शक्तियाँ दी गई ताकि ये और मजबूत और प्रभावशाली बन सके। तो बच्चों, ये हमने डिस्कशन किया था और हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आज, और हम पढ़ेंगे कि विकेंद्रीकरण की जो ज़रूरत है वो उसकी जो आवश्यकता है वो हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। हमारे संविधान में भी इसको एक्सेप्ट किया गया है कि इसकी आवश्यकता है सत्ता की साझेदारी में, इसकी आवश्यकता है संघीय व्यवस्था या संघीय ढांचा को मजबूत बनाने में। इसके बाद जो है गांव में और शहरों के स्तर पे जो है विकेंद्रीकरण जो है वो बहुत कई तरह की कोशिशें की गई। जैसे गांव में जो है आपका गांव के स्तर पे ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया है, शहरों के स्तर पे नगर पालिकाओं का जो है वो निर्माण किया गया, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा जाता था। इनके ना तो अपने कोई अधिकार थे, ना तो इनके कोई अपने संसाधन थे, तो और ना ही इनके लिए कोई आम चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। तो ये इस प्रकार जो है इस प्रकार ये प्रभावी ढंग से सत्ता इस प्रकार जो है ये कहीं ना कहीं ये इतना प्रभावशाली नहीं था, और इसी प्रकार सत्ता का जो विकेंद्रीकरण था वो बिल्कुल नाम मात्र का था। क्योंकि जब तीसरे स्तर की सरकार का गठन हुआ, स्थानीय या प्रांतीय सरकार का जब गठन हुआ, तब उसका विकेंद्रीकरण जो है वो विकेंद्रीकरण तो हुआ, लेकिन उसमें उसको जो है वो उसका नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में दिया गया। यानी जो शक्तियाँ उसको प्रदान की जाती थी वो उसकी अपनी कोई शक्तियाँ नहीं थी, उसके अपने कोई भी अधिकार नहीं थे, और ना ही वो कभी ये तीसरे स्तर की जो सरकार थी, जो प्रांतीय सरकार थी, जो प्रांतीय स्तर की जो सरकार थी, ना ही इसका अपना कोई अधिकार था, ना ही इसका अपना कोई संसाधन था। तो ये प्रभावशाली नहीं थी, ये इतनी शक्तिशाली भी नहीं थी, ये इतनी ज़्यादा जो है वो लाभकारी भी नहीं हो रही थी। लेकिन सत्ता की साझेदारी और संघीय शासन व्यवस्था के लिए इसका गठन होना आवश्यक था। लेकिन इसको सफल करने के लिए और भारत जैसे गणतंत्रीय लोकतांत्रिक प्रणाली को और आगे बढ़ाने के लिए इसका सफल होना या इसका प्रभावशाली होना, इसका ताकतवर होना, इसकी मजबूत होना, इसको भी आवश्यक था। तो ये जो विकेंद्रीकरण हुआ था ये सिर्फ नाम मात्र का था, बस एक खानापूर्ति की गई थी कि सत्ता की साझेदारी के लिए तीसरे स्तर की सरकार आवश्यक है, इसलिए इसका विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। लेकिन सही मानों में अगर हम देखें तो वास्तविक विकेंद्रीकरण की जो दशा में जो पहला कदम उठाया गया, जो सबसे बड़ा कदम था, वो 1992 में किया गया। इसमें क्या किया गया कि संविधान में जो है वो अमेंडमेंट करके, संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को जो है वो ताकत दी गई। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को जो है वो प्रभावशाली बनाया गया, उसके अधिकार उसे दिए गए, उसको शक्तियाँ प्रदान की गई,
तब ये तीसरे स्तर की जो सरकार थी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो ये तीसरे स्तर की जो सरकार थी, वो ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनी, या इसे संविधान में संशोधन करके, अमेंडमेंट्स करके इसको अधिक प्रभावशाली और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। तो बच्चों, जब वास्तविक विकेंद्रीकरण जो है वो 1992 में किया गया और इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तीसरे स्तर को अधिक प्रभावशाली और जो है वो मजबूत बनाया गया। तो सबसे पहला क्या था आपका कि अब स्थानीय स्वशासी जो निकाय थे, यानी हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो स्थानीय सरकार थी, जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ थी, जो स्वशासी निकाय जो थे स्थानीय, अब जो है उनके चुनाव जो है वो नियमित रूप से कराने के लिए संवैधानिक बाध्यता कर दी गई थी। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन इस संवैधानिक तौर पे ये ज़रूरी था, ये आवश्यक कर दिया गया कि ये स्थानीय जो स्वशासी जो निकाय है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है, ये जो लोकतांत्रिक के तीसरे स्तर की जो सरकार है, स्थानीय या प्रांतीय सरकार है, उसका चुनाव जो है वो संवैधानिक ढंग से होना चाहिए। संवैधानिक ढंग से इसको बाध्य कर दिया गया, इसको मैंडेटरी, इसको ज़रूर आवश्यक जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा ये था विकेंद्रीकरण का जो था स्टेप था, दूसरा था ये कि निर्वाचित जो ये लोकल बॉडीज़ थे, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ थे, जो निर्वाचित थे, जो इलेक्टेड थे, जो निर्वाचित स्वशासी निकाय थे, उनके सदस्य तथा उनके पदाधिकारी जो थे, उनके पदों में, पदाधिकारी के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए जो है वो आरक्षित सीटें कर दी गई कम से कम। और तीसरा था आपका कम से कम 1/3 भाग जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। और अगला था विकेंद्रीकरण का जो कदम था वो ये था कि हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए जो है एक राज्य चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया गया। और अगला स्टेप ये था कि राज्य सरकार जो है अपने राजस्व के कुछ भाग में से, कुछ उसके हिस्से में से जो है इन स्थानीय स्वशासी शासन व्यवस्था को उन्हें देना पड़ता था। यानी जो राज्य सरकार का जो राजस्व था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, वो उसको अपना कुछ हिस्सा जो है इन स्थानीय प्रांतीय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को जो है वो उनको देना पड़ता था। और सत्ता की जो भागीदारी की जो ये नेचर है, वो जो सत्ता की जो भागीदारी का जो ये प्रकृति है, जो नेचर है, वो हर राज्य में अलग अलग है। ये वर्तमान स्थिति की बात हम कर रहे हैं कि वर्तमान में ऐसा ही विकेंद्रीकरण जो है वो किया गया। और ये 1992 में इस पहला कदम उठाया गया था इस विकेंद्रीकरण में, और तब से वर्तमान युग तक जो है यही जो है प्रणाली विकेंद्रीकरण जो है वो चला आ रहा है। ये अलग अलग तरह से चला आ रहा है। और हर राज्य में जो है सत्ता की जो इस भागीदारी की जो ये प्रकृति है, जो ये नेचर है, जो ये प्रोसेस है, वो हर राज्य में अलग अलग है। यानी वैरी करते हैं, वेरिएशंस हैं। यानी पावर शेयरिंग की जो नेचर ऑफ द पावर शेयरिंग है, वो हर स्टेट में क्या है, उसमें वेरिएशन है, उसमें भिन्नता है। कहीं बहुत से जैसे राज्य हैं जो बहुत बड़े हैं, तो वहाँ पे सत्ता की साझेदारी अपने उनके क्षेत्रफल के अनुसार है, या उनकी जनसंख्या के अनुसार, या उनके कितने बड़े वो राज्य हैं उनके अनुसार होता है। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जो छोटे हैं, जिनकी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, जो एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है, तो उसके अनुसार उनकी सत्ता की भागीदारी होती है। तो इस तरीके से हर राज्य में जो सत्ता की भागीदारी की जो प्रकृति है, जो नेचर है, टेंडेंसी है, वो है अलग अलग है। अब बच्चों, गांव के स्तर पे जो मौजूद जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, जो गांव में हम कह सकते हैं, अभी की बात भी हम कर रहे हैं, हम आज की भी बात कर रहे हैं, वर्तमान की भी बात कर रहे हैं, कि गांव में जो मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, उसको हम पंचायती राज नाम से जाना जाता है। उसको पंचायती राज नाम से जाना जाता है। वहाँ की जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है वो पंचायती राज है। और ये कुछ राज्यों में ग्राम समूह को जो है एक ग्राम पंचायत जो है
मतलब ग्राम समूहों का एक ग्राम पंचायत होता है। इसमें कई सदस्य, ये एक तरह का परिषद है, काउंसिल है, जिसमें कई सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। यानी ग्राम पंचायत कई ग्रामों का समूह होता है और इसमें कई सदस्य होते हैं और एक प्रधान होता है, एक अध्यक्ष होता है। और सदस्य जो है वो वार्डों से चुने जाते हैं, यानी हर वार्ड से जो है सदस्य जो है वो खड़े होते हैं चुनाव में, और उनके लिए पारंपरिक बिल्कुल चुनाव आयोग द्वारा जो है राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए जाते हैं पर ग्राम पंचायतों के लिए। और हर वार्ड से जो है वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट या जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति जो खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, वो नामांकित किया जाता है और उसे सामान्यतः जो है वो पंच कहते हैं। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है, यानी ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको प्रधान या सरपंच कहते हैं। अब इनका चुनाव जो है वो गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग जो हैं वो मतदान के जरिए करते हैं। यानी ग्राम पंचायत के जो सदस्य का चुनाव होता है वो सभी वार्डों में रहने वाले वयस्क यानी एडल्ट पर्सन जो है, वयस्क लोग जो हैं वो चुनाव द्वारा उनका चयन करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था होती है जो है ग्राम पंचायत। पंचायतों का काम जो है वो ग्राम सभा की देखरेख में किया जाता है। ग्राम सभा जो है वो पंचायतों का काम देखती है, उसके सिस्टम को समझती है, उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, उसके कार्य को वो उसका संचालन करती है। गांव के सभी मतदाता जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं और इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए या कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम एक बार जो है वो साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक बुलाई जाती है। यानी गांव के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए या गांव के जो समस्याओं का समाधान करने के लिए, उसके बजट पास करने के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, उसके बजट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, उसके लोगों के स्थानीय प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करने के लिए साल में कम से कम ग्राम पंचायतों की 1, 2 से या 3 बार बैठक जो है वो बुलाई जाती है, कॉन्फ्रेंस या कमेटी या मीटिंग होती है। अब बच्चों, स्थानीय शासन का जो ढांचा है, वो जिला स्तर का है। कई ग्राम पंचायतों को मिला के ग्राम समिति बनती है, यानी कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है, ग्राम समिति बनती है। सही मानों में हम कह सकते हैं कि पंचायत समिति का गठन होता है। कई ग्राम पंचायतों, कई ग्रामों को मिलाकर, कई गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। इसे मंडल या कह सकते हैं प्रांतीय पंचायत भी हम कह सकते हैं या मंडल पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जो है उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। यानी जो ग्राम पंचायत उस गांव का जो ग्राम पंचायत होता है उसके सदस्य जो है पंचायत समिति की सदस्यों का सिलेक्शन करते हैं। कई गांवों को मिला के ग्राम पंचायत बना और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर ग्राम पंचायत समिति बनी। ग्राम पंचायत जो था उसका जो चुनाव होता है, वहाँ के स्थानीय लोग जो है अपने अपने वार्ड से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के जो लोकल वयस्क लोग हैं वो चुनाव में उनको जिताकर या चुनाव में उनको वोट देके, मतदान देकर उनको जिताते हैं। और कई ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनती है और यह जिस पंचायत समिति जो होती है वो हम कह सकते हैं कि ये प्रखंड या स्तरीय पंचायत भी हम कह सकते हैं। और इनके सदस्यों का चुनाव जो है उस इलाके में रहने वाले ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समिति जो होती है, किसी जिले की सभी जो पंचायत समिति होती है वो मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। यानी किसी जिले की जो पंचायत समिति होती है, मतलब कह सकते हैं कि सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। बच्चों डिफरेंस समझिएगा आप स्टेप बाय स्टेप कि कई गांवों को मिलाकर, कई गांव के समूहों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनता है और कई ग्राम पंचायतों को मिला के पंचायत समिति बनती है और कई उस जिले के कई पंचायत समितियों को मिला के जिला परिषद का गठन होता है। अब आप देख रहे हैं ना किस तरीके से जो है ये स्थानीय सरकार जो है वो किस तरीके से जो है कार्य कर हो रही है।
उनका कैसे विकेंद्रीकरण हो रहा है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, सत्ता की साझेदारी का सबसे बेहतर एग्जाम्पल जो है वो ये है, सबसे बेहतर उदाहरण। किस प्रकार संघीय भारत जैसे लोकतांत्रिक संघीय शासन व्यवस्था का विकेंद्रीकरण जो है वो कितने सुचारू रूप से चला और कितने सुचारू रूप से उसको किया गया। और ज़िला परिषद में उस ज़िले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, और कुछ संस्था के जो अधिकारी भी है वो भी उसके मतलब ग्राम पंचायत जो ज़िला परिषद होते हैं वो उस क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य, उस क्षेत्र के लोकसभा के सदस्य, उस सभा के जो है वो कुछ ज़िला स्तर की जो संस्थाओं के सदस्य होते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो ज़िला परिषद के सदस्य होते हैं। तो ज़िला परिषद का प्रमुख जो है, इस परिषद का जो है राजनीतिक प्रधान होता है। ज़िला परिषद का जो प्रमुख होता है वो इस परिषद का जो है वो प्रधान होता है। इस प्रकार जो है विकेंद्रीकरण जो है वो किस तरीके से संघीय शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे ये स्टेप बाय स्टेप जो है सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो हो रहा है। बच्चों, जिस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं गांव में काम करती हैं, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में, उसी प्रकार जो है वो स्थानीय शासन व्यवस्था वाली संस्थाएं जो है वो शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिकाएं के नाम से जो है वो संस्था काम करती है, शहरों में नगर निगम के नाम से संस्था काम करती है, और जो बड़े बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम का दोनों का कामकाज जो है वो निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा करते हैं। जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो नगर निगम और नगर पालिका का काम करते हैं। जिस प्रकार गांव में सुचारू रूप से जो है वो विकेंद्रीकरण हो रहा है, उसी प्रकार शहर में भी हुआ। गांव में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और उनके अलग अलग सदस्य का निर्वाचन होता है। उसी प्रकार शहरों में भी स्थानीय शासन व्यवस्था जो है वो उस शहरों में भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में नगर निगम का भी गठन होता है। तो नगर निगम और नगर पालिका के जो सदस्य हो, जो कामकाज होता है उसके निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख जो होता है वो नगर पालिका का राजनीतिक प्रधान होता है, और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को हम नगर निगम में ऐसे अधिकारी को हम मेयर कहते हैं। मेयर नगर निगम का हेड होता है। तो बच्चों, आप देखिए स्थानीय सरकारों की जो ये व्यवस्था है, जो स्थानीय सरकार की जो ये विकेंद्रीकरण, जो ये व्यवस्था है, जो वो दुनिया का सबसे बड़ी व्यवस्था, शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। यानी हम कह सकते हैं भारत का जो विकेंद्रीकरण है वो दुनिया के सबसे बड़े विकेंद्रीकरण में जाना जाता है। भारत का जो विकेंद्रीकरण है, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, जो ये स्थानीय शासन व्यवस्था की जो मैनेजमेंट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये। अब बच्चों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख जो है वो रुपए जो है उसमें चुनाव में लगाए जाते हैं, और ये संख्या अपने आप में ही दुनिया के कई बड़े देशों कुल आबादी से भी कहीं ज़्यादा है। अब आप करें ना, स्थानिक सरकारों को संवैधानिक ढंग से दर्जा दिया गया और उनमें संवैधानिक ढंग से उनको अधिकार भी प्राप्त किए गए, उनको दिए गए, संवैधानिक ढंग से उनको शक्तियाँ भी प्रदान की गई, और उनके प्रतिनिधि जो थे, उनके सदस्य जो थे, उसमें उनका वो उनमें बढ़त भी हुई, और उनको सदस्यों का जो है वो बढ़त भी हुई, वो इंक्रीज़ भी हुए। और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भी इसमें कोशिशें की गई हैं। इसमें जो है वो प्रावधान दिए गए हैं, इनमें प्रोविजंस दिए गए हैं, इसमें कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं। और दूसरा, और फिर जो है इनकी आवाज़ को भी मजबूत बनाया गया है। इन सब चीज़ों के अलावा हम कह सकते हैं ना कि ये जो संघीय शासन व्यवस्था है, इसके लिए बहुत मजबूत बना विकेंद्रीकरण। लेकिन इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी हमारे देश में इस विकेंद्रीकरण के बावजूद भी कायम है। जैसे पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो जो है नियमित रूप से तो होते हैं, लेकिन उनकी जो समिति, जो उनकी कमेटी है, जो उनकी मीटिंग्स हैं, जो साल में 2 या 3 या 4 बार होनी चाहिए, वो नियमित रूप से नहीं हो पाती है।
और राज्य सरकार जो है इन स्थानीय सरकारों को, बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार हैं जो अपने यहाँ स्थानीय सरकारों को शक्तियाँ या अधिकार पर्याप्त ढंग से नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्थानीय सरकार जो है वो सफ़र कर रही है, वो उसको जो है वो हानि पहुंच रही है, या वो उस तरीके से कारगर नहीं हो पा रही, वो अधिक प्रभावशाली नहीं होती है। तो अधिकार तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं ना कि स्वशासन की जो आदर्श स्थिति है अभी हमसे बहुत दूर है, या हम जो है वो स्वशासन की जो आदर्श स्थिति है, जो एक आइडल कंडीशन है, जो आइडल स्टैंडर्ड है, वो अभी हमें वो नहीं मिला है, अभी हमें जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो बच्चों, ये है आपका भारत में विकेंद्रीकरण, और इसी टॉपिक, इसी शीर्षक के साथ जो है आपका ये संघवाद चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। यानी हम यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। और अगला चैप्टर आपका सिविक्स में जो है वो आपका है अगला चैप्टर जो आपका है, जो आपका चैप्टर अगला जो हम पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर तो आपका जो है अब वो समाप्त हो गया है। और हमने काफ़ी शीर्षक जो है, सारे शीर्षक के बारे में हमने जो है वो डिस्कशन जो है हमने कर लिया है। और बच्चों, अब जो अगले चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो सिविक्स से ही हम शुरू करेंगे, और हम पहले फिर अब जो है वो सिविक्स का चैप्टर ख़त्म करने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। और तो बच्चों, अब ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, एंड आई विल सेंड यू, और मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर का PDF जो है वो आपको सेंड कर दूँगी। और आप वीडियो ज़रूर देखिए, और काइंडली प्लीज़ टेक आउट योर बुक वाइल वॉचिंग द वीडियो देखते समय जो है, देखते वक्त, देखते टाइम आप अपने बुक को ज़रूर निकाल लीजिए, और बुक को खोलकर उस टॉपिक को, शीर्षक को ज़रूर पढ़िएगा, और तभी आपको वो शीर्षक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने हर रेफरेंस देके, हर संदर्भ में आपको हर शीर्षक को जो है समझाया है, और आप जो है आप अपनी बुक को भी पढ़िएगा, और जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पॉर्टेंट्स जो टर्म्स हैं उसको टिक करती जाइएगा, उसको लर्न कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, बुक को पढ़कर और वीडियो को देखकर। तो बच्चों, हम यही बंद करते हैं, और अगले लेक्चर में जो है हम नया पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।